हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर माइनर पेपर 6 और मेजर पेपर 9 होम साइंस पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को करना क्या है कि वीडियो में अंत तक बने रहना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जितना भी टॉपिक बच गया था आपका होम साइंस में वो पूरा हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, तो अंत तक देखना है वीडियो को। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। होम साइंस आपका मेजर में हो या फिर माइनर में हो, दोनों स्टूडेंट्स ये क्लास कर सकते हैं क्योंकि आपका सिलेबस सेम ही है। तो दोनों स्टूडेंट्स ये क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर के आप सारा वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ कंज्यूमर क्रेडिट, एक्सप्लेन इट्स फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यानी उपभोक्ता ऋण क्या है, इसकी विशेषता, लाभ और हानि आपको बताना है। तो ध्यान से सुनना है कि उपभोक्ता ऋण क्या होता है, इसका मतलब। तो जब हमारे पास अभी पूरे पैसे नहीं होते हैं लेकिन हमें कोई चीज़ तुरंत चाहिए होती है, जैसे कि मोबाइल चाहिए होता है, टीवी या बाइक, कुछ भी खरीदना होता है, तब हम क्या करते हैं, हम उधार लेकर के खरीदते हैं और बाद में धीरे धीरे पैसा चुकाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट यानी उपभोक्ता ऋण। तो अब हम आपको डिफिनीशन देते हैं कि उपभोक्ता ऋण का मतलब होता है कि अभी चीज़ खरीद लो, पैसा बाद में किस्तों में दे देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास 20,000 का आपको 20,000 का मोबाइल खरीदना है लेकिन साथ में आपके पास पैसा नहीं है अभी, तो आप क्या करते हैं कि हर महीने 2-2 हज़ार दे करके चुकाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं EMI पे खरीदना। तो इसका मतलब है कि किस्तों पे खरीदना, इसी को हम बोलते हैं किस्त। अब इसकी विशेषता क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट की विशेषता क्या है यानी फीचर क्या है, ये अब हम ये जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि किस्तों में भुगतान कर सकते हैं आप, यानी EMI। पूरा पैसा एक बार नहीं दे करके थोड़ा थोड़ा दे करके आप चुका सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि ब्याज देना पड़ता है, मतलब जो पैसा उधार लिया है उस पर एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है। तीसरा पॉइंट कि आसान उपलब्धियाँ होती है, मतलब बैंक, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस कंपनियाँ आसानी से लोन दे देती है। चौथा पॉइंट कि आप तुरंत चीज़ का उपयोग कर भी सकते हैं और तुरंत खरीद भी सकते हैं EMI पर। 4 विशेषता आपको याद रखना है। अब इसका लाभ क्या है, अब आपको ये जानना है कि इसका लाभ क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि तुरंत ज़रूरत पूरी हो जाती है, मतलब पैसा न होने पर भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जीवन स्तर बेहतर होता है, मतलब लोग अच्छी चीज़ें इस्तेमाल कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट, बाज़ार को फ़ायदा होता है, ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो कंपनियां की बिक्री भी बढ़ जाती है। 3 पॉइंट हो चुका। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि बड़े खर्च आसान हो जाते हैं, मतलब एक साथ बड़ा पैसा देने का दबाव नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके भी आप पैसा दे करके सामान खरीद सकते हैं। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अब हो चुका है इसका फ़ायदा, तो अब हम जानेंगे इसकी हानि के बारे में। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा लोन लिया तो परेशानी भी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट कि ब्याज देना पड़ता है, मतलब असली कीमत से ज़्यादा पैसा देना पड़ जाता है आपको। तीसरा पॉइंट कि समय पर EMI न देने पर जुर्माना भी भरना पड़ता है, तो लेट होने पर पेनाल्टी भी लगता है। चौथा पॉइंट, आदत खराब हो सकती है, मतलब लोग ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने लग जाते हैं EMI पर और बाद में चुका नहीं पाते हैं, तो यही क्या हो जाता है कि यही उनके ऊपर बोझ बन जाता है और लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ये था आपका एडवांटेज दिया हुआ, डिसएडवांटेज, फीचर और कंज्यूमर क्रेडिट, सबके बारे में हम आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है आपको रीड कर लेना है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका और महत्व का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले बेसिक सवाल आपको समझना है कि इकोनॉमी चलती किससे है। तो इसका जवाब है कि लोगों की खरीदारी से चलती है, मतलब डिमांड से चलती है। और खरीदारी कौन करता है, तो खरीदारी उपभोक्ता करता है, यानी कंज्यूमर करता है।
इसीलिए उपभोक्ता को कहा जाता है इकोनॉमी का इंजन, क्योंकि खरीदारी उपभोक्ता ही करते हैं, डिमांड भी उपभोक्ता ही करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हम आपको देते हैं कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है और उसकी मांग के कारण ही पूरा बाजार चलता है। अब इसका भूमि क्या है, मतलब अब इसका रोल क्या है, महत्व क्या है, भूमिका क्या है, अब आप ये जानेंगे। तो डिमांड क्रिएट करना मतलब मांग को पैदा करना ही इसका रोल है। पहला पॉइंट कि अगर लोग चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं तो क्या होगा, कंपनी प्रोडक्शन करना बंद कर देगी, यानी कंपनी प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर देगी। इसीलिए उपभोक्ता मांग पैदा करता है और उसी के अनुसार उत्पादन होता है। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन को प्रभावित करना मतलब जो भी चीज़ बनाया गया उसको प्रभावित भी करता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो तो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डिलीवरी बॉय की जॉब भी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि कीमत को कंट्रोल करना मतलब ज़्यादा डिमांड होगा तो कीमत बढ़ सकती है, अगर कम डिमांड होगा तो कीमत घट सकती है। अब चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि मार्केट को दिशा देना मतलब कंज्यूमर क्या करते हैं, उपभोक्ता क्या करते हैं कि डिसाइड करता है कि मार्केट में क्या चलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि हेल्दी फूड ट्रेंड करेगा तो कंपनियां हेल्दी प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग अगर ट्रेंड करेगा तो डिजिटल मार्केटिंग बढ़ जाएगा। पांचवा पॉइंट याद रखना है कि क्वालिटी इम्प्रूव कराना मतलब आज का उपभोक्ता जागरूक है, वो खराब चीज़ें नहीं खरीदती है, इससे कंपनियां मजबूर होती है और अच्छी क्वालिटी देती है। तो ये हो चुका इसका रोल। तो भूमिका आप जान चुके हैं, अब हम जानेंगे महत्व के बारे में कि इसका महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि आर्थिक विकास होता है मतलब ज़्यादा खरीदारी होगी तो ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा इनकम आएगा। दूसरा पॉइंट, रोजगार मिलता है मतलब जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो फैक्ट्री, शॉप और डिलीवरी बॉय सब बढ़ जाते हैं, इन सभी का ज़रूरत पड़ता है। तीसरा, इनकम इंक्रीज होता है मतलब आय में वृद्धि भी होता है, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और इससे क्या होगा कि इकोनॉमी मजबूत होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रख लेना है, यही इसका महत्व है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द चेंजेस इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन मॉडर्न मार्केट मतलब आधुनिक बाजार में उपभोक्ता के खरीद व्यवहार में आए परिवर्तनों की व्याख्या करना है आपको। तो एक सिंपल सवाल हम आपको देते हैं कि पहले लोग क्या करते थे, कि पहले लोग कैसे खरीदारी करते थे और आज कैसे खरीदारी हो रहा है, यही डिफरेंस समझना ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम बात करेंगे पहले के समय के, तो लोग सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते थे और पास की दुकान से खरीदारी होती थी, ज़्यादा सोच विचार या तुलना नहीं करते थे लोग। लेकिन आज का समय में क्या होता है कि लोग सोच समझ करके, कंपेयर करके मतलब तुलना करके खरीदते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, ब्रांड चेक करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, इसकी रिव्यू सब देखने के बाद ही लोग खरीदते हैं। तो यही बदलाव कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कहलाता है। कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कहलाता है। तो मुख्य परिवर्तन क्या क्या आया है वो हम आपको समझाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, जागरूकता बढ़ गई है मतलब आज का जो उपभोक्ता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, खरीदने से पहले जानकारी लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मोबाइल खरीदने से पहले हम क्या करते हैं कि मोबाइल कितना अच्छा है नहीं है वो हम जाकर के यूट्यूब पर से या फ्लिपकार्ट पर से जाकर के उसकी रिव्यू चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट की कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो पहले लोग सीधे खरीद लेते थे लेकिन अब लोग कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? तो कीमत को कंपेयर करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं। तो ये सब लोग तुलना करके ही खरीदते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ चुका है मतलब अब घर बैठ कर के ही शॉपिंग पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल के लिए अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, इन सभी चीज़ से आप क्या करते हैं घर बैठे ही सारा सामान मंगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम और मेहनत दोनों बच जाती है। अब चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, डिजिटल पेमेंट का उपयोग। इसका कहने का मतलब है कि कैश की जगह अब आप क्या करते हैं, यूपीआई या फिर कार्ड या फिर वॉलेट, इन सभी का उपयोग करके आसानी तरीके से, सेफ तरीके से पेमेंट आप
कर सकते हैं। 5वां पॉइंट याद रखना है कि सुविधा बढ़ गई है, मतलब होम डिलीवरी आ चुका है, इजीली आप रिटर्न कर सकते हैं, मतलब शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। 6वां पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइफस्टाइल और फैशन का भी प्रभाव पड़ा है, मतलब अब लोग सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि स्टाइल और ट्रेंड देख कर के भी खरीदते हैं। ट्रेंडिंग में जो कपड़ा चल रहा होता है वही चीज़ लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। 7वां पॉइंट आपको याद रख लेना है, 6 हो चुका। 7वां पॉइंट आपको याद रख लेना है एडवर्टीजमेंट का प्रभाव, मतलब प्रचार प्रसार का भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐड देख कर के लोग क्या होते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए टीवी पे या फिर इंस्टाग्राम ऐड देख कर के लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि आज का जो उपभोक्ता है वो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा अवेयर हो चुका है और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करता है, इसीलिए उसका बाइंग बिहेवियर सोच समझ करके और जानकारी के आधार पर हो गया है। लोग कुछ भी खरीदने से पहले सोच समझ करके खरीदते हैं। तो यहाँ तक आपको आंसर लिखना था। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला टॉपिक से आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ एम कॉमर्स, डिस्कस इट्स फीचर एंड एडवांटेज, यानी एम कॉमर्स क्या है, इसकी विशेषता और लाभ आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे सिंपल सवाल हम आपको देते हैं कि जब आप मोबाइल से कुछ खरीदते हो या पैसा भेजते हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यही है एम कॉमर्स, यानी मोबाइल कॉमर्स, इसी को हम एम कॉमर्स बोलते हैं। तो एम कॉमर्स का मतलब है कि मोबाइल फ़ोन से खरीद बिक्री और पेमेंट करना, इसी को हम एम कॉमर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि अमेजन ऐप से कपड़ा खरीदते हैं आप, गूगल पे से आप पैसा भेजते हैं, पेटीएम से रिचार्ज करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब है मोबाइल कॉमर्स यानी एम कॉमर्स। तो अब हम जानेंगे कि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में क्या अंतर होता है। तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन एम कॉमर्स में हम क्या करते हैं कि मोबाइल का और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। मतलब एम कॉमर्स ज़्यादा आसान और पोर्टेबल होता है, आसानी तरीके से लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी विशेषता के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रख लेना है कि कभी भी और कहीं भी, इसका मतलब है कि आप कहीं भी बैठ कर के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर में हो, बस में हो, कॉलेज में, कहीं पर भी हो, ऑनलाइन शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि ये फास्ट है और इजी है, मतलब जल्दी तरीके से पहुंचा देता है, बहुत ही आसान तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप से काम जल्दी हो जाता है, 2 मिनट में ऑर्डर या पेमेंट आप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि इंटरनेट और ऐप पर आधारित होता है, मतलब ऐप का अगर हम नाम लें तो वो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, गूगल पे, इनसे पूरा काम होता है, मतलब आप आसानी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कि इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, मतलब तुरंत पैसा भेज सकते हैं यूपीआई के थ्रू, वॉलेट के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू। अब चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, पांचवा पॉइंट। अब आप जानेंगे इसके लाभ के बारे में। तो अब हम जानेंगे इसका क्या लाभ होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रख लेना है कि टाइम बचाता है, मतलब ये समय बचाता है। अगर आप घर पे ही बैठे शॉपिंग कर लेते, समय और मेहनत दोनों बचाता है। दूसरा पॉइंट कि ये सुविधा देता है, मतलब सब कुछ घर बैठे ही पॉसिबल हो जाता है। तीसरा पॉइंट कि ऑफर और डिस्काउंट भी आपको ऑनलाइन ऐप्स पे दिया जाता है। चौथा पॉइंट कि बिजनेस में ग्रोथ होता है, मतलब छोटे दुकानदार भी ऑनलाइन बेच सकते हैं, उनका बिजनेस बढ़ सकता है। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि ज़्यादा विकल्प भी आपको इसमें मिलता है, एक ही चीज़ के कई ऑप्शन मिलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एम कॉमर्स ने हमारी लाइफ को आसान, तेज और डिजिटल बना दिया है, इसीलिए आज के समय में यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मोबाइल के माध्यम से वस्तुओं को और सेवाओं की खरीद बिक्री और भुगतान करना ही एम कॉमर्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग की। एक्सप्लेन ऑनलाइन शॉपिंग, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो अब आपको ये समझाना है इसका क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसान है। तो ध्यान से सुनना है और याद रखना है। तो सबसे पहले आप एक सिंपल सवाल को समझना है कि क्या आपने कभी मोबाइल से कुछ ऑर्डर किया है। तो जवाब आपका आएगा हाँ मैम, बहुत बार कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अमेज़न से या फिर फ्लिपकार्ट से। अगर हाँ तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके हो।
फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन खरीदी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे वस्तु और सेवाएं खरीदना। एग्जाम्पल के लिए अमेजन से कपड़े खरीदना, फ्लिपकार्ट से मोबाइल लेना, मिंत्रा से शूज़ मंगाना, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग ही कहलाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग ने क्या बदल करके रखा है, क्या बदलाव आया है इसके वजह से। तो पहले क्या होता था कि दुकान जाना पड़ता था, समय लगता था, लेकिन अब क्या होता है कि घर बैठ करके ही हम ऑर्डर करते हैं, 2 से 3 दिनों में डिलीवरी भी हो जाती है, यानी पूरी खरीदारी सिस्टम बदल चुकी है। तो इसका क्या फ़ायदा है, अब आप ये भी जानेंगे कि इसका क्या लाभ मिला है। तो पहला पॉइंट कि घर बैठे खरीदारी हो सकती है, दूसरा पॉइंट कि समय और एनर्जी को बचाती है, तीसरा पॉइंट कि ज़्यादा विकल्प आपको मिलता है, चौथा पॉइंट कि डिस्काउंट और ऑफ़र भी आपको मिल जाता है, पांचवा पॉइंट कि आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू और रेटिंग देख करके आप सामान खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी हानि के बारे में। तो इससे हानि क्या मिलता है, यानी डीमेरिट। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि क्वालिटी इशू हो सकता है इसमें, मतलब कभी कभी प्रोडक्ट वैसा नहीं आता है जैसा दिखता है। दूसरा पॉइंट कि फ्रॉड का खतरा भी होता है, मतलब फेक वेबसाइट या स्कैम भी हो सकता है। तीसरा कि डिलीवरी डिले हो सकती है, मतलब सामान देर से आ सकता है। चौथा कि डाटा का मिसयूज किया जा सकता है, मतलब पर्सनल डिटेल लीक हो सकती है। तो ये खतरा भी होता है ऑनलाइन शॉपिंग में। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ कंज्यूमर एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, मतलब उपभोक्ता शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व को बताना है आपको। तो ध्यान से सुनना है कि अगर आपको अपने अधिकार ही नहीं पता तो क्या आप अपने साथ होने वाली गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा पाओगे। तो जवाब आएगा आप सभी का नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर एजुकेशन, इसीलिए ज़रूरी है कंज्यूमर एजुकेशन यानी उपभोक्ता शिक्षा ज़रूरी होता है। उपभोक्ता शिक्षा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, कर्तव्य और बाजार की जानकारी देना, ताकि वो सही और समझदारी से निर्णय ले सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो ख़राब निकल गया, अगर आपको पता है कि आपको शिकायत करने का अधिकार है तो आप रिफ़ंड भी ले सकते हो, तो आप एक्शन लोगे। अगर नहीं पता होगा तो आप चुपचाप रह जाओगे। तो यही फ़र्क है एजुकेशन कंज्यूमर में और अनएजुकेटेड कंज्यूमर में, यानी उपभोक्ता शिक्षा में यही फ़र्क होता है। तो उपभोक्ता शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य भी है जो कि आपको जानना है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको जानना है कि जागरूक बनाना, इसका उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक बनाना। तो उपभोक्ता को स्मार्ट बनाना ताकि वो धोखा न खाए। दूसरा पॉइंट की अधिकारों की जानकारी देना, जैसे कि सही जानकारी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार होता है, शिकायत करने का भी अधिकार उपभोक्ता को दिया जाता है। तीसरा पॉइंट कि नकली और घटिया वस्तु से बचाना, कंज्यूमर सही प्रोडक्ट पहचान कर सके इसकी जानकारी भी उनको दी जाती है। चौथा पॉइंट कि सही निर्णय लेने की क्षमता होती है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कहाँ से खरीदना है, इसकी भी जानकारी उनको दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी महत्व की, एक मिनट। तो महत्व की हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है कि धोखाधड़ी से बचते हैं आप, यानी फेक प्रोडक्ट या फिर गलत प्राइस से आपको ये बचाता है, कंज्यूमर एजुकेशन आपको बचाता है। दूसरा पॉइंट कि अपने अधिकार की रक्षा करना भी सिखाता है। तीसरा पॉइंट कि सही प्रोडक्ट का चयन करना सिखाता है। चौथा पॉइंट कि मार्केट में पारदर्शित रहता है, मतलब गलत काम करने वाले दुकानदार कम होते हैं यहाँ पे, इसके वजह से ही। तो ये 4 पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ता को जागरूक और सशक्त बनाकर उसे सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। अब अगला सवाल, डिस्कस द कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा और महत्व का वर्णन करना है आपको। तो अगर मान लेते हैं कि अगर दुकानदार आपको खराब सामान दे दे या ज़्यादा पैसा ले ले तो क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपको न्याय मिलना चाहिए। तो यही काम करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी उपभोक्ता संरक्षण यही काम करता है।
तो उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, घटिया सामान और गलत व्यापारिक तरीके से बचाना, ताकि उपभोक्ता के साथ न्याय हो सके। तो सरकार क्या करती है? अब ये सवाल उठता है कि सरकार आखिर करती क्या है इसके लिए। तो सरकार ने कानून बनाए हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत उपभोक्ता शिकायत कर सकता है, उसे मुआवजा मिलता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कुछ उद्देश्य भी है, यानी उपभोक्ता संरक्षण के कुछ उद्देश्य जो कि आपको पॉइंट वाइज याद कर लेना है। तो पहला उद्देश्य है उपभोक्ता की सुरक्षा, यानी खतरनाक और खराब उत्पाद से बचाया जाता है। दूसरा पॉइंट की सही जानकारी देना, यानी प्रोडक्ट की सही डिटेल मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट शिकायत का अधिकार होता है, मतलब उपभोक्ता अपनी समस्या बता सकता है। चौथा पॉइंट कि मुआवजा पाने का भी अधिकार होता है, मतलब नुकसान हुआ तो कंपनसेशन मिल सकता है, मुआवजा मिल सकता है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको पढ़ना है, इसकी महत्व के बारे में आपको जानना है। तो उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है ये आपको जानना है। पॉइंट नंबर 1, तो धोखाधड़ी से बचाव मिलता है आपको, गलत प्रोडक्ट या फेक ऐड से सुरक्षा होती है आपकी। दूसरा पॉइंट कि न्याय प्राप्त करना, यानी उपभोक्ता को उसका हक मिलता है। तीसरा पॉइंट कि ईमानदार व्यापार को बढ़ावा मिलता है, मतलब दुकानदार सही व्यापार करते हैं। चौथा पॉइंट कि मार्केट में पारदर्शित होता है, यानी ग्राहक और व्यापारी के बीच विश्वास बढ़ता है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता को सुरक्षित रखता है, उसे न्याय दिलाता है और बाजार को ईमानदार बनाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन कंज्यूमर एड्स एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। उपभोक्ता सहायता की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न रूप को बताना है आपको। तो अगर आपके साथ बाजार में धोखा हो जाए तो आप अकेले क्या करेंगे? मुश्किल हो जाएगा अकेले कुछ भी करना, लेकिन अगर कोई आपकी मदद करे और सही रास्ता बताए और न्याय दिलाए तो काम क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यही है कंज्यूमर एड, मतलब उपभोक्ता सहायता। तो उपभोक्ता सहायता का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मदद देना, ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन और न्याय मिल सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खराब निकला, अब आप क्या कर सकते हो? तो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो और कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हो। तो ये सारी मदद ही कंज्यूमर एड कहलाता है, मतलब उपभोक्ता सहायता कहलाता है। तो उपभोक्ता सहायता के कुछ मुख्य रूप भी होता है, जैसे कि पहला पॉइंट कंज्यूमर हेल्पलाइन, मतलब हेल्पलाइन फ़ोन या ऑनलाइन मदद मिल सकती है आपको बताया जाता है कि क्या करना है। दूसरा कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता अदालत, अगर समस्या बड़ी हो तो यह न्याय देता है। कंज्यूमर कोर्ट क्या करता है? आपको न्याय देता है। तीसरा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उपभोक्ता संगठन। तो ये क्या है? ये एनजीओ या संस्थाएं होती हैं जो उपभोक्ता की मदद करती है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। तो उपभोक्ता सहायता की क्या उद्देश्य है वो हम जानेंगे। तो ये पहला इसका उद्देश्य है जागरूक बनाना, दूसरा समस्या का समाधान देना, धोखाधड़ी से बचाना, चौथा पॉइंट आवाज़ उठाने में मदद करना। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रख लेना है। बाकी अंत में आप ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता सहायता उपभोक्ता को अकेला नहीं रहने देता है, उसे सही रास्ता दिखाता है और न्याय दिलाने में मदद करता है। अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि वर्गीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण उपयोगों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो जब आप बाज़ार में कोई चीज़ खरीदते हो तो आप क्या चाहते हो? अच्छी क्वालिटी हो, सही प्राइस हो और भरोसा भी आपको उस पर हो। तो यही काम ये तीनों चीज़ें भी करती हैं, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल। हिंदी में बोले तो वर्गीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता। तो यही काम ये तीनों भी करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण का मतलब होता है
कि वस्तुओं की उनकी क्वालिटी, साइज, कलर या टाइप के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि चावल के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे कि बासमती राइस या फिर कोई सामान्य चावल या फिर प्रीमियम वाला चावल। तो ये सब क्या है, ये सब है वर्गीकरण। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा होता है कि ग्राहक आसानी से समझ पाता है, सही प्रोडक्ट चुनना आसान हो जाता है। अब हम बात करें मानकीकरण की, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें तो मानकीकरण का मतलब होता है कि हर प्रोडक्ट के लिए एक फिक्स नियम बनाना ताकि हर बार प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रहे। फॉर एग्जांपल के लिए कि इलेक्ट्रिक आइटम के लिए ISI मार्क लगाना। अगर ये मार्क है तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अनुसार बना हुआ है, जिसका क्या फ़ायदा होता है कि क्वालिटी की गारंटी मिलती है आपको और ग्राहक को भरोसा भी होता है। तीसरा हम बात करेंगे गुणवत्ता नियंत्रण की। इसका कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाते समय हर स्टेज पर चेकिंग करना होता है ताकि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, मतलब कोई खराबी ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए कि बिस्किट फैक्ट्री में जो कच्चा माल होता है उसको बार बार, कच्चा मटेरियल को बार बार चेक किया जाता है। उसके बाद मेकिंग, जब उसको हम बिस्किट बनाते हैं तब भी उस प्रोसेस को चेक किया जाता है और फाइनली जब बिस्किट तैयार होने वाला होता है तो उस टाइम में भी हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं रहते हैं। तो ये सब क्या करता है, ये सब क्वालिटी को कंट्रोल करता है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि खराब प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाता है और ग्राहक सेटिस्फाइड भी रहता है, मतलब संतुष्ट रहता है। तो तीनों का एक साथ क्या महत्व होगा, तो तीनों को मिला करके बोले तो तीनों मिल करके क्या करते हैं, तो ये करते हैं कि ग्राहक को सेफ प्रोडक्ट देते हैं और मार्केट में भरोसा बढ़ाते हैं, धोखाधड़ी को कम करते हैं, ये तीनों मिल करके। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण ऐसा उपाय है जो उत्पादन को गुणवत्ता सुनिश्चित करके उपभोक्ता को सुरक्षित और भरोसेमंद वस्तु प्रदान करते हैं। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि व्हाट आर कंज्यूमर राइट, एक्सप्लेन ऑल द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता अधिकार क्या है? उपभोक्ता के सभी अधिकारों की व्याख्या करना है आपको। तो अगर दुकानदार आपको खराब सामान दे दे या गलत जानकारी दे तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि आपके पास कंज्यूमर राइट है, मतलब उपभोक्ता अधिकार है, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो उपभोक्ता अधिकार का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जो उपभोक्ता को सुरक्षित, सही और उचित वस्तु प्राप्त करने के लिए दिए गए जाते हैं ताकि उसके साथ कोई धोखाधड़ी या शोषण न हो। तो एक एक करके हम समझते हैं कि कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया है राइट टू सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या होता है कि आपको खतरनाक या नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट से बचने का अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि खराब इलेक्ट्रिक आयरन शॉक दे सकता है, तो आपको सेफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी का अधिकार भी आपको होता है। तो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। क्या क्या मिलना चाहिए? तो कीमत उसका जान सकते हैं आप, उसकी क्वालिटी जान सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको जानकारी दिया जाता है। तीसरा पॉइंट की राइट टू चूज, मतलब चयन करने का अधिकार भी आपको दिया गया है। आप अपनी पसंद से प्रोडक्ट चुन सकते हैं, कोई दुकानदार आपको मजबूर नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट राइट टू बी हियर्ड, मतलब सुनवाई का अधिकार भी होता है आपको। अगर कोई समस्या है तो आप शिकायत कर सकते हो, आपकी बात सुनी जाएगी। पांचवा पॉइंट राइट टू रेडरेशल, मतलब मुआवजा पाने का अधिकार भी आपको है। अगर आपको नुकसान हुआ है तो आप कंपनसेशन मांग सकते हैं, रिफंड या रिप्लेसमेंट मांग आपको मिल सकता है। छठा पॉइंट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होता है। आपको अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है ताकि आप जागरूक बन सको। तो ये 6 अधिकार आपको दिया गया है। आई होप आपको भी अच्छे तरीके से पता रहेगा। अब आपको इसको याद कैसे करना है वो हम आपको ट्रिक बताते हैं। ये 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट का याद कैसे करना है तो हम आपको बताते हैं। SICH, उसके बाद RE, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको इसको याद कर लेना है 6 अधिकार को। तो S का मतलब होता है सेफ्टी,
आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और सी का मतलब होता है चूज़ करना और एच का मतलब होता है हर्ड मतलब सुनना। ठीक, आर का मतलब होता है रेडिएशन मतलब मुआवजा और ई का मतलब है एजुकेशन मतलब आपको जानकारी दिया जाता है सब चीज़ों का। तो इसका मतलब सेफ्टी मतलब सुरक्षा दिया जाता है, आपको प्रोडक्ट से बचाया जाता है। इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है। चॉइस मतलब आप क्या कर सकते हैं कि अपने मनपसंद का प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट आपको याद हो जाएगा इसी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट मतलब बाजार में उपभोक्ताओं के कर्तव्य की व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या करना है। तो सिर्फ अधिकार होना ही काफ़ी नहीं होता है, उनके साथ कर्तव्य भी निभाना पड़ता है, तभी बाजार सही तरीके से चलता है। तो उपभोक्ता के कर्तव्य का क्या मतलब है? ऐसी जिम्मेदारियां जो एक उपभोक्ता को खरीदारी करते समय निभानी चाहिए ताकि वह खुद भी सुरक्षित रहे और बाजार भी सही से चले। तो इसकी क्या कर्तव्य होता है? मुख्य कर्तव्य। तो पहला पॉइंट याद कर लेना है कि प्रोडक्ट की जांच करना मतलब खरीदने से पहले चेक करो क्वालिटी कैसी है, प्राइस सही है या फिर नहीं है, एक्सपायरी डेट चेक करना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट बिल लेना मतलब प्रूफ के लिए बिल भी आपको लेना चाहिए। हमेशा बिल या रिसिप्ट लो, अगर बाद में प्रॉब्लम हुई तो यही प्रूफ काम आएगी। तीसरा पॉइंट नकली और घटिया वस्तु से बचना मतलब सस्ता देख करके तुरंत मत खरीदो, क्वालिटी भी चेक करो, ISI देखो, मार्क AG मार्क देखो, ये सब मार्क आपको देखना चाहिए। चौथा पॉइंट कि अपने अधिकारों की जानकारी रखना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, तभी आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठा पाओगे। पांचवा पॉइंट कि धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए मतलब अगर कोई आपको चीट करे तो चुप मत रहो, कंप्लेन करो, एक्शन लो उसके खिलाफ। छठा पॉइंट कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए मतलब पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार ही खरीदारी करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, 6 पॉइंट याद रहेगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि आपका क्या अधिकार है, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब कभी भी आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो तो आपको भी यही तरीका अपनाना है। तो अब अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि व्हाट आर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके संगठन के बारे में पूछा गया है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी आपको संगठन का नाम लिए थे। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि उपभोक्ता संगठन होता क्या है और इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले आपको एक सवाल देते हैं कि अगर किसी उपभोक्ता के साथ धोखा हो जाए तो क्या वो अकेले लड़ सकता है? तो अकेले लड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसकी मदद के लिए होता है। कौन होता है? तो वो होता है उपभोक्ता संगठन, उसकी मदद करता है। तो उपभोक्ता संगठन का क्या मतलब है? उपभोक्ता संगठन का मतलब है कि ऐसी संस्था जो उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा करने और उनकी समस्या को हल करने के लिए काम करती है। तो ये उपभोक्ताओं के मददगार होते हैं, तो ये मदद करती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा, वो ख़राब निकला और कंपनी मदद भी नहीं कर रही है, तब आप क्या कर सकते हो कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से मदद ले सकते हो। मतलब उपभोक्ता संगठन से आप मदद ले सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा और ज़रूरत पड़ी तो केस भी लड़ने में मदद करेगा। तो अब हम जानेंगे कि इसकी क्या कार्य है, मतलब उपभोक्ता संगठन की क्या कार्य है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको जागरूकता फैलाता है, मतलब लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताता है, जैसे कि कैंपेन करना या फिर सेमिनार। और दूसरा कि शिकायत सुनता है ये आपकी, मतलब उपभोक्ता की प्रॉब्लम को सुनना और उसे सही सलाह देना ही इसका कार्य होता है। तीसरा कानूनी मदद भी देता है, आपको ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में मदद करता है, केस फाइल करने में सहायता भी देता है। चौथा पॉइंट कि गलत व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, मतलब फ्रॉड या फिर फेक प्रोडक्ट के खिलाफ एक्शन लेता है। उपभोक्ता के हित की रक्षा करता है ये, मतलब यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को सही प्रोडक्ट और सर्विस मिले। तो यही इसका कार्य होता है। आई होप आपको भी याद रहेगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल अगेंस्ट एजेंसीज इन इंडिया, मतलब भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण संस्थाओं की
संरचना की व्याख्या कीजिए। तो अगर आपके साथ बाजार में धोखा हो जाए तो आप कहाँ जाओगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते हैं, तो नहीं, इसके लिए स्पेशल कंज्यूमर बना हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है इसके लिए, तो आप वहाँ जा कर के कंप्लेन कर सकते हो। मतलब इन्हीं को हम कहते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एजेंसी, इसी को हम बोलते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था। तो यहाँ पर आप जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये ऐसी संस्था है जहाँ उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर के आता है और उसे न्याय मिलता है। खास बात पे जल्दी न्याय यहाँ पे दिया जाता है और कम खर्च में न्याय आपको मिल जाता है। तो इसकी 3 लेवल होती है जो कि आपको याद रखना है। पहला लेवल क्या होता है? तो पहला लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मतलब जिला आयोग। इसमें क्या होता है? ये सबसे पहला लेवल है आपका। छोटे मामलों की सुनवाई यहीं पे किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। आम लोग सबसे पहले यहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा और वो ख़राब निकला, तो आप जिला आयोग में शिकायत कर सकते हैं। दूसरा स्टेट कमीशन यानी राज्य आयोग, तो ये दूसरा लेवल है। इसमें क्या होता है कि बड़े मामलों को देखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी यहीं पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर जिला आयोग का फैसला आपको सही नहीं लगा तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं, मतलब आप राज्य आयोग में भी अपील कर सकते हैं। तीसरा लेवल क्या है? नेशनल कमीशन, मतलब राष्ट्रीय आयोग। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा और हाईएस्ट लेवल है ये आपका, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसी तरह तो सबसे बड़ा और हाईएस्ट लेवल है ये। तो स्टेट कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील किया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मामला की सुनवाई की जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि बहुत बड़ा केस या हाई अमाउंट का जो झगड़ा हो, तो यहीं पे ये सुलझाया जाता है। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। ये तीनों लेवल जो है ये आपको याद रखने का ट्रिक हम आपको बताते हैं, DSN। इससे आपको याद हो जाएगा। D से हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, S से हो जाएगा स्टेट और N से हो जाएगा नेशनल। तो ये तीनों से आपको याद हो जाएगा आसानी तरीके से, 3 लेवल आपको याद रहेगा। अब हम बात करेंगे इसकी उद्देश्य की। तो इसका क्या उद्देश्य है वो भी हम जानेंगे। तो इन संस्थाओं का काम है उपभोक्ता को जल्दी न्याय देना, कम खर्च में न्याय देना और उसकी समस्या का समाधान करना। तो आई होप ये आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में दोनों में क्या अंतर है। तो ध्यान से सुनना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो ऑनलाइन शॉपिंग तो दोनों में ही होता है, तो फिर फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है उपकरण का, मतलब डिवाइस का फ़र्क है। तो ई कॉमर्स में किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट का। और एम कॉमर्स में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। यही इन दोनों में बस अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइस की, यानी उपकरण की। अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स में क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर और लैपटॉप का। लेकिन एम कॉमर्स में मोबाइल का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट की यूज़ करने की सुविधा क्या होती है? तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि एक जगह बैठ कर के ही आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एम कॉमर्स में क्या होता है कि आप कहीं भी कभी भी आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। आपके हाथ में फ़ोन है तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप, कंप्यूटर को हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम बात करें सुविधा की, तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि पहले ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन अगर हम बात करें एम कॉमर्स की, तो आज तेज़ी से एम कॉमर्स ही बढ़ रहा है। मतलब लोग आज लैपटॉप, कंप्यूटर से ज़्यादा लोग आज मोबाइल फ़ोन ही खरीद रहे हैं। आई होप आपको कि ये तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या क्या सुविधा है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सब आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि एम कॉमर्स इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। ये भी सवाल उठता है, क्योंकि आज हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट सस्ता है और ऐप भी आसानी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए लोग मोबाइल से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको याद रहेगा। अगला सवाल है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब विज्ञापन का उपभोक्ता व्यवहार पर प्रभाव आपको समझाना है। तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से की? लैपटॉप से की या मोबाइल से? तो बस यही दोनों के बीच का फ़र्क क्या कहलाता है? कंज्यूमर बिहेवियर। तो ई कॉमर्स क्या है? तो जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से खरीद बिक्री करते हो तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं।
फॉर एग्जांपल के लिए कि लैपटॉप खोल करके आपने क्या किया, अमेजन से प्रोडक्ट खरीदा, इसको हम ई कॉमर्स कहेंगे। एम कॉमर्स क्या है कि जब आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके इंटरनेट से खरीदी बिक्री या पेमेंट करते हो तो इसको हम एम कॉमर्स बोलते हैं, यानी मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। मोबाइल ऐप से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना, गूगल पे से पेमेंट करना, ये सब एम कॉमर्स कहलाता है। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में फ़र्क है सिर्फ डिवाइस का। ई कॉमर्स में क्या होता है कि कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करते हैं और एम कॉमर्स में मोबाइल फ़ोन का हम यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं विज्ञापन की। तो इसका क्या मतलब है कि क्या आपने कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ ऐड देख कर के खरीद लिया है, अगर हाँ तो आप पर एडवर्टीजमेंट का असर हुआ है। विज्ञापन का मतलब होता है कि टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोडक्ट का प्रचार करना ताकि लोग उसे खरीदें, इसी को हम विज्ञापन बोलते हैं। तो एडवर्टाइजिंग उपभोक्ता को कैसे प्रभावित करता है, तो सबसे पहला पॉइंट याद कर लेना है कि जानकारी देता है, मतलब नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि नया शैम्पू अगर लॉन्च हुआ है तो ऐड के जरिए वो आपको पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट कि इंटरेस्ट और डिजायर को भी पैदा करता है, मतलब ऐड देख करके मन करता है कि हम भी खरीदें, तो यह प्रोडक्ट यूज़ करो, लाइफ बेटर बनाओ, ऐसा करके ऐड भी आपको दिखाया जाता है। तीसरा पॉइंट कि बाइंग डिसीजन को प्रभावित करता है, मतलब हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे यह ऐड डिसाइड कर सकता है। चौथा पॉइंट कि एक्स्ट्रा खरीदारी करवा देता है, मतलब कई बार ज़रूरत भी नहीं होती है फिर भी ऐड देख करके हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइफस्टाइल और ट्रेंड बनाता है, मतलब ऐड से फैशन, स्टाइल और ट्रेंड बदल जाता है। तो सेलिब्रिटी जो पहनते हैं लोग वही खरीदना चाहते हैं। इसका कुछ नुकसान भी है, अब आपको इसका नुकसान भी जानना है। पहला पॉइंट कि भ्रामक विज्ञापन यानी मिसलीडिंग एड्स, प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया जाता है कि ऐसा है वैसा है, तो लोग क्या करते हैं कि खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। दूसरा पॉइंट कि अननेसेसरी स्पेंडिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। तो ये दोनों नुकसान इसमें होता है, आपको भी याद रखना है, आपको भी ऐसे नहीं करना है, ऐड देख करके खरीदारी नहीं करनी है। अगला सवाल है व्हाट इज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, यानी डिजिटल भुगतान प्रणाली क्या है, इसके लाभ बताना है आपको। तो पहले लोग पैसा कैश में देते थे, अब लोग पैसा कैसे देते हैं, मोबाइल के जरिए, कार्ड के जरिए या फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। तो इसी को हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, यानी डिजिटल भुगतान प्रणाली। तो डिजिटल भुगतान का मतलब है कि बिना कैश के ऑनलाइन माध्यम से पैसे का लेन देन करना। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप रोज़ यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, तो ये सब क्या है, ये सब है डिजिटल पेमेंट यानी डिजिटल भुगतान है। तो ये कैसे काम करता है, तो ये मोबाइल के ज़रिए या फिर ऐप के ज़रिए ये काम करता है। अमाउंट डालना पड़ता है आपको, उसके बाद पिन डालना पड़ता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, पेमेंट को डन करते हैं, मतलब 5 से 10 सेकंड में ही ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इसकी क्या लाभ है, तो ये क्यों अच्छा है वो भी आपको जानना है कि ये क्या करता है कि तुरंत पेमेंट इससे हो जाता है। दूसरा लाभ क्या है कि सुविधाजनक होता है, मतलब कैश रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा कि रिकॉर्ड भी आपको मिल जाता है, हर पेमेंट का प्रूफ रहता है, बाद में आप चेक भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कि पारदर्शित होता है, मतलब ब्लैक मनी और करप्शन कम करने में मदद करता है। पांचवा पॉइंट कि टाइम भी बचाता है, लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है आपको बैंक में जा कर के, बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था इसका लाभ। अब हम बात करेंगे इसकी हानि की। तो हानि क्या है, एक मिनट। तो पहला पॉइंट आपको इसमें याद कर लेना है कि बिना इंटरनेट के पेमेंट नहीं हो पाएगी, ये नुकसान होता है। दूसरा कि टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है आपको, मतलब हर कोई आसानी से यूज नहीं कर पाता है। अगर फ़ोन पे आपको चलाना ही नहीं आता है, कैसे पेमेंट करना है नहीं करना, अगर आपको आता ही नहीं है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तीसरा पॉइंट कि फ्रॉड का खतरा रहता है, मतलब गलत लिंक या ओटीपी शेयर करने से पैसा कट जाता है, पैसा जा सकता है आपका। इसीलिए कुछ नुकसान भी है इसका, तो कुछ फ़ायदा भी है, तो इसीलिए संभाल करके इसका उपयोग करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है ये ISI AG मार्क FSAI, ये हम आपको थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे, तो अब हम इसका मतलब आपको यहाँ पे समझाते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क लाइक ISI AG मार्क, इन सभी के बारे में हम जानेंगे।
तो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो कैसे पता चलता है कि वो सेफ है और अच्छा है? तो इसके लिए होता है एक स्टैंडर्डाइजेशन मार्क रहता है, मतलब मानकीकरण चिन्ह होता है जिसको आप देख करके आप पहचान सकते हैं। तो मानकीकरण चिन्ह का मतलब है कि ऐसे चिन्ह जो बताते हैं कि प्रोडक्ट एक निश्चित क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार बना हुआ है, यानी प्रोडक्ट सेफ है और भरोसेमंद है। तो ये आपको इस चिन्ह को ही देख करके पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ISI मार्क की। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये इंडस्ट्रियल या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि ये जो मार्क आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक आयरन पे, आप देख सकते हैं फैन पे या फिर हीटर पे, इन सभी चीज़ों पे, मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट होगी उस पे आपको ISI मार्क देखने को मिलेगा। तो जब भी उस पे आपको ये देखने को मिले इसका मतलब है कि प्रोडक्ट सेफ है। अब हम बात करेंगे AG मार्क। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये उत्पादन की चीज़ों पर लगाया जाता है, मतलब यह कृषि उत्पाद पर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए घी पर, मसाले पर, दाल पर, इन सभी पे AG मार्क का उपयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी वेरीफाई की गई है, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रोडक्ट बनाया गया है। अब हम बात करेंगे फसाई की, मतलब ये कहाँ पे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है खाद्य पदार्थ पे, मतलब फूड आइटम पे लगाया जाता है, जैसे कि दूध पे या फिर पैक किया हुआ कोई भी फूड हो उस पे, स्नैक पे, इन सभी चीज़ों पे ये मार्क लगाया जाता है। मतलब खाने की चीज़ सेफ है, ये मार्क आपको देख करके ही पता चल जाएगा। तो आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं, IAF। ये है आपका याद करने का ट्रिक, मतलब IAF। तो I से हो जाएगा ASI मार्क, A से हो जाएगा आपका AG मार्क और F से हो जाएगा फसाई। तो इससे आपको याद रहेगा आसानी तरीके से। तो अब हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि इसका क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट की सुरक्षा का आपको पता चलता है, मतलब प्रोडक्ट सेफ होता है, ये आपको ये मार्क देख करके पता चलता है। दूसरा पॉइंट क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब गुणवत्ता की गारंटी भी आपको इसके अनुसार दी जाती है। फ्रॉड से बचाओ, यानी नकली और घटिया सामान से आपको ये बचाता है। चौथा पॉइंट भरोसा बढ़ाता है, मतलब ग्राहक को कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। व्हाट आर मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय कंज्यूमर इन द मार्केट, मतलब बाजार में उपभोक्ताओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपने ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जो वैसे नहीं है, नकली जैसा दिखाया गया था आपको। अगर हाँ, तो आप भी कंज्यूमर प्रॉब्लम का सामना कर चुके हैं। तो बेसिक से आपको समझना है कि बाजार में हमेशा सब कुछ सही नहीं होता है। कई बार उपभोक्ता को धोखा, नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इन्हीं को हम कहते हैं कंज्यूमर प्रॉब्लम, मतलब उपभोक्ता की समस्या, इन्हीं को हम बोलते हैं। तो क्या क्या समस्या आती है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहली समस्या झेलनी पड़ती है वो है नकली और घटिया उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं होता है या फिर क्वालिटी ख़राब होती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि ब्रांडेड शूज़ के नाम पर डुप्लीकेट शूज़ आपको दे दिया जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या झेलती है उपभोक्ता? तो दूसरा है अधिक कीमत वसूला जाता है, मतलब दुकानदार ज़्यादा पैसा ले लेता है, MRP से ज़्यादा चार्ज कर लेता है। तीसरा, गलत जानकारी भी देता है आपको, मतलब प्रोडक्ट के बारे में गलत या अधूरी जानकारी दे देता है। चौथा, भ्रामक विज्ञापन, मतलब एड्स में प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता है। पांचवा, कि बिल न देना, मतलब दुकानदार रिसिप्ट नहीं देता, बाद में कंप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। छठा पॉइंट, शिकायत को नज़रअंदाज किया जाता है, मतलब कंप्लेन करने पर भी सुनवाई नहीं होता है। सातवां पॉइंट, तो ऑनलाइन शॉपिंग प्रॉब्लम होता है, मतलब आज के समय की नई समस्या है। फ्रॉड वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, गलत प्रोडक्ट डिलीवरी कर दिया जाता है, लेट डिलीवरी किया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम उपभोक्ता झेलती हैं। तो कंज्यूमर को क्या होता है, इन सभी का क्या असर होता है? इन समस्याओं की वजह से उनका पैसे का नुकसान होता है, समय की बर्बादी होती है और मानसिक तनाव भी होता है। तो इसकी क्या सॉल्यूशन है, आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए कि जागरूक रहना चाहिए, बिल लेना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए और राइट का यूज़ करना चाहिए, मतलब जो जो आपको अधिकार दिया गया है उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जितना भी क्वेश्चन था
वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, बचा हुआ टॉपिक सारा पढ़ा दिया गया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्लास आपको कौन सा चाहिए कमेंट में बता देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।